शुरुआत और पुरानी यादें। सुबह के धुंधलके में जब आसमान में सूरज की हल्की हल्की किरणें फैल रही थीं, सांवी पहली बार उस विशाल शेखावत मैंशन के सामने खड़ी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और उसके ऊपर लगे सुनहरे शेर के चिन्ह ने उसे जैसे बता दिया था कि यह जगह उसकी दुनिया से बहुत अलग है। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, उम्मीद भी थी कि शायद यहाँ से उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो सके, और डर भी था कि कहीं उसके अतीत का दर्द और बदले की आग उसे फिर से न तोड़ दे। गार्ड ने उसे देखा और पास आने का इशारा किया। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, सांवी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके हाथों ने दुपट्टे को कसकर लपेट लिया, मानो वह अपने सारे जले हुए जख्मों और दर्द को दुनिया से छुपाना चाहती हो। गार्ड ने उसकी आंखों में एक पल झांका और फिर उसे हेड सर्वेंट के ऑफिस की तरफ ले गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हेड सर्वेंट से पहली मुलाकात। ऑफिस में एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह कागजात देख रहा था, पर जैसे ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला, उसने नज़रें उठाईं। आज जाए, उसने कहा। मेरा नाम सुरेश है, मैं यहाँ का हेड सर्वेंट हूँ। उसने हाथ के इशारे से सांवी को बैठने को कहा। सांवी धीरे धीरे बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तो आप ही नई मेड हैं? सुरेश ने फाइल पलटते हुए कहा। जी, सांवी की आवाज़ धीमी थी। सुरेश ने कागज़ बंद किया और सीधे उसकी तरफ देखा। आपको यहाँ रहकर अरीफ सर और रोहित सर दोनों के लिए तीनों टाइम का खाना बनाना होगा। जी, ठीक है। एक बात और, सुरेश ने गला साफ किया। हमारे सर्वेंट क्वार्टर में सिर्फ पुरुष कर्मचारी रहते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए मेंशन के बेसमेंट वाला कमरा तैयार करवाया है। वहाँ आप आराम से रह सकती हैं। सांवी ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। सुरेश कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला। देखिए, अरीफ सर बहुत सख्त इंसान हैं। खासकर उन्हें लड़कियों से ज़्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। आप उनसे जितना दूर रह सकें उतना अच्छा है। सांवी के दिल में हल्की सी टीस उठी। क्या हर जगह लड़कियों के लिए यही नियम होता है? पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, उसने संयम से कहा। अच्छा है, सुरेश ने मुस्कुराकर कहा। वैसे अभी सर लोग ऑफिस गए हुए हैं, रात को ही लौटेंगे। आप चाहें तो डिनर की तैयारी कर लें, और अगर आपको भूख लगी हो तो अपने लिए भी कुछ बना सकती हैं। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है, तो आप अपना सामान रख लीजिए। उसने चाबी दी और गार्ड को इशारा किया कि सांवी को उसके कमरे तक छोड़ आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नया कमरा और पुरानी यादें। कमरा देखकर सांवी चकित रह गई। दीवारों पर नीला और सफ़ेद पेंट, सुंदर कालीन और बिस्तर पर सफ़ेद पर्दों का घेरा। बालकनी में सफ़ेद गुलाब खिले थे और एक लकड़ी का झूला भी रखा था। गार्ड के जाने के बाद वह चुपचाप जाकर झूले पर बैठ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक उसे अपना बचपन याद आया। कैसे वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर घर के झूले पर सो जाती थी। कैसे उसके पापा और भाई उसे हंसते खेलते जगाते थे। कैसे पापा हर बार माँ को डांटते थे, मेरी बेटी से ये सब काम मत करवाओ, मेरी गुड़िया कहीं जल गई तो कितना दर्द होगा। और अब वही हाथ जले हुए थे, वही चेहरे पर गहरे जख्म थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दबी आवाज में कहा, मैं उन लोगों से कैसे बदला लूंगी। धीरे धीरे वह रोते रोते झूले पर ही सो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भयावह सपना। उसकी नींद टूटी गोलियों की आवाज से। वह पसीने से तरबतर थी। उसके मन में वही पुरानी तस्वीर उभर आए, उसकी बहन के साथ हुई बर्बरता, उसकी असहायता, उसका रोना, उसका चिल्लाना। वह कांपते हुए उठी और शीशे में खुद को देखा। चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं बदला जरूर लूंगी। उसने दुपट्टे को कसकर लपेटा ताकि उसके जले हुए निशान छुप जाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किचन में पहली बार। शाम के 6 बजे वह किचन में पहुंची। वहां पहले से कुछ सर्वेंट मौजूद थे। ये अरीफ सर का डाइट प्लान है, एक कुक ने उसे दिया। और रोहित सर के लिए, वो तो हर दिन बदलता है। आज पनीर के पराठे और खीर चाहिए। फिर सब लोग चले गए, क्योंकि शाम के बाद सिर्फ कुक को रहने की अनुमति थी। सांवी ने काम शुरू किया। सब्जियों को काटते काटते उसे माँ की याद आ गई। माँ, मुझे भी खाना बनाना सीखना है, वह बचपन में कहा करती थी। पर पापा हमेशा मना करते, मेरी बेटी से ये सब काम मत करवाना। सांवी ने अपने हाथों की ओर देखा। अब तो ये हाथ सचमुच जल चुके हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहित की भूख और कॉमेडी। रात के 8:30 बजे रोहित और अरीफ घर लौटे। भाई, खाना लगा दो, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, रोहित हॉल में चिल्लाया। सांवी चुपचाप खाना लगाती रही। रोहित टेबल पर बैठा और जैसे ही खुशबू आई, वह मुस्कुरा उठा। वाह, ये खुशबू तो गजब है, देखने में भी बढ़िया लग रहा है। चलो अब खाकर देखते हैं। अरीफ अपने शांत अंदाज में चेयर पर बैठ गया। भाई, अगर खाना अच्छा निकला तो मैं कुक को बोनस दूंगा, रोहित बोला। अरीफ ने ठंडी नज़र से उसे देखा। तू बोनस देगा? हाँ तो मेरी भी कोई इज्जत है इस घर में या नहीं?
तेरी इज्जत तेरे पेट से शुरू होकर पेट पर ही खत्म हो जाती है, अरीव ने सूखा ताना मारा। रोहित ने मुंह फुला लिया। भाई, आप हमेशा मेरी टांग खींचते हो। सांवी किचन से सब सुन रही थी। उसके होंठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्राक्ष और उदय की चर्चा। डिनर के दौरान अरीव ने कहा, रुद्राक्ष और उदय कल इंडिया आ रहे हैं, उनके रूम क्लीन करवा देना। रोहित की आंखें चमक उठीं। क्या, रुद्राक्ष भैया आ रहे हैं? वाह। फिर उसने थोड़ा नखरा किया, पर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? रुद्राक्ष के साथ उदय भी आ रहा है, अरीव ने जोड़ा। रोहित ने मुंह बिचकाया। उस उदय का क्या काम है यहाँ? हमेशा मुझे ही परेशान करता रहता है। अरीव ने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का सन्नाटा। डिनर के बाद दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले गए। सांवी ने बर्तन धोए, फिर चुपचाप एक रोटी खाए। उसे ज्यादा खाने का मन ही नहीं था। हादसे के बाद से ही उसका पेट जैसे भूख भूल चुका था। वह कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गई, पर नींद उसे कहाँ आने वाली थी। उसके मन में अतीत की परछाइयाँ थीं, दर्द था और बदले की आग थी। उसने आंखें बंद की और दबी आवाज में कहा, हे भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने परिवार के साथ न्याय कर सकूं। बाहर हवाएं चल रही थीं। सफ़ेद गुलाबों की खुशबू कमरे में फैल रही थी, पर सांवी का दिल अब भी अंधेरे और तूफान से भरा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सवाल, क्या सांवी अपने अतीत के दर्द को भुलाकर नई शुरुआत कर पाएगी, या फिर अरीव और उसके भाइयों की दुनिया में उसका आना एक नए तूफान की शुरुआत होगी? अध्याय 5, अरीव की पहली झलक। सुबह के 4:30 बजे सांवी की नींद टूट गई। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कमरे में फैली सफ़ेद गुलाबों की खुशबू मन को थोड़ी शांति दे रही थी। वह बिस्तर से उठी, बालकनी में गई और अपने दुपट्टे से शरीर को अच्छी तरह से ढांक लिया, ताकि उसके जले हुए घाव और निशान किसी को दिखाई न दें। फिर वह नहाने के लिए चली गई। जब वह किचन में पहुंची तो वहां पूरा सन्नाटा था। स्टाफ अभी तक नहीं आया था और वे 8 बजे से पहले आते भी नहीं थे। सांवी ने फ्रिज पर लगा अरीव का डाइट प्लान देखा। सुबह 5 बजे जिम में प्रोटीन शेक। उसने बिना देर किए शेक बनाना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि रोहित के लिए भी शेक ले जाना है। उसने 2 ग्लास तैयार किए और जिम की तरफ चल दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ काम करना आसान नहीं है, खासकर तब जब घर के नियम बहुत सख्त हों। जिम में पहली मुलाकात। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। सामने का नज़ारा देखकर सांवी के कदम रुक गए। अरीव शर्टलेस, सिर्फ बॉक्सर पहने हुए, खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा था। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी मजबूत, चौड़ी पीठ पर उसकी मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसके भीगे हुए बाल माथे पर बिखरे थे। वह फ़ोन पर कह रहा था, रुद्राक्ष, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। तुम्हें इंडिया आना ही होगा और उदय भी तुम्हारे साथ आएगा। सांवी ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। तभी उसकी नज़र रोहित पर पड़ी, जो एक कोने में वर्कआउट कर रहा था। रोहित ने झुकी हुई नज़रों वाली सांवी को देखा और धीरे से मुस्कुराया। सांवी ने बिना एक शब्द कहे शेक के ग्लास टेबल पर रखे और तेजी से जिम रूम से बाहर निकल गई। वह किचन में भागी और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसे वही नज़ारा बार बार याद आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है सांवी। तुम इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो। तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं चाहेगा। इन विचारों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गाल पर लुढ़क गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को समझाया कि उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। उसका मकसद बदला लेना था, न कि किसी की खूबसूरती देखकर दिल बहलाना। अगले ही पल वह खाने की तैयारी में जुट गई। उसने अरीव के लिए सैंडविच, फ्रूट सैलेड और जूस बनाया। तभी उसने रोहित का एक नोट देखा जो फ्रिज पर चिपका हुआ था। आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं। सांवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह शायद उसके जन्मदिन के बाद उसकी पहली मुस्कान थी। उसे दोनों भाइयों में एक अजीब सा अंतर दिखा। एक एकदम शांत और बर्फ की तरह था, जबकि दूसरा नटखट और चुलबुला। अरीव का कमरा और उसका राज। अरीव जिम से वापस आया और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। उसकी एक आदत थी कि वर्कआउट के बाद वह हमेशा शावर लेता था और उसके तुरंत बाद उसे कॉफ़ी चाहिए होती थी। सांवी ने कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर अरीव के कमरे की ओर चल दी। वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची और उसने धीरे से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि अरीव शावर ले रहा होगा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। अंदर शावर की आवाज़ आ रही थी। सांवी ने पूरे कमरे पर एक नज़र डाली। कमरे का इंटीरियर काला, सुनहरा और सफ़ेद था, जो बहुत ही शानदार लग रहा था। लेकिन एक चीज़ ने उसकी नज़र खींच ली। बेड के ठीक ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। ये कैसा इंसान है जो अपने बेड के ऊपर शीशा लगाता है?
सांवी ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नज़र कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। सब तस्वीरें अरीव की ही थीं, लेकिन एक तस्वीर ने उसे हिला दिया। तस्वीर में अरीव एक काले रंग की किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था, एकदम राजा की तरह। उसने सिर्फ काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और उसका बायां कंधा खुला हुआ था जिस पर सांप का एक टैटू बना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके एक हाथ में एक काले रंग का सांप था जिसका मुंह उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। पूरे कमरे में काले और लाल रंग का कॉम्बिनेशन था। तस्वीर को देखकर सांवी डर गई। ये कैसा इंसान है जो सांप को अपने हाथ में लेता है। तस्वीर को देखते ही सांवी के हाथों से कप गिरते गिरते बचा। वह तुरंत कॉफ़ी टेबल पर कप रखकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रोहित की उत्सुकता और सांवी का दर्द। बाहर आकर सांवी ने गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। तभी उसे नीचे से रोहित की आवाज़ आई, मिस, मेरे लिए नाश्ता लगा दो। सांवी तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागी और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। रोहित पहली बार सांवी को करीब से देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? सांवी ने बहुत धीरे से जवाब दिया, सांवी। ओह, रोहित ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। तभी वह उत्सुक होकर बोला, एक बात पूछूं? मेरा भाई तो खूबसूरत लड़कियों को घर में काम पर रखना पसंद नहीं करता, तो आप यहाँ कैसे आ गईं? सांवी यह सवाल सुनकर चौंक गई। उसके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी नज़रें झुका लीं और कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने सांवी के चेहरे को देखा और फिर उसकी नज़रें उसके दुपट्टे से ढके हुए हाथों पर पड़ीं। उसे सांवी के जले हुए हाथ दिख गए। रोहित ने अपनी गलती महसूस की और तुरंत कहा, सॉरी, मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। सांवी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, कोई बात नहीं। उसने अपनी भावनाओं को छुपाया और चुपचाप किचन में चली गई। रुद्राक्ष और उदय का आगमन। तभी अरीव नीचे हॉल में आया। वह पूरी तरह से काले सूट में था और कमर पर बंदूक लगाए हुए था। वह सीधे अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठ गया। उसने रोहित से कहा, आज रुद्राक्ष भाई और उदय इंडिया आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें एयरपोर्ट से लाने जाना है। रोहित की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच में? रुद्राक्ष भैया आ रहे हैं? वाह, पर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? रुद्राक्ष के साथ उदय भी आ रहा है, अरीव ने दोबारा कहा। रोहित ने मुंह बिचकाया। उस उदय का क्या काम है यहाँ? वह हमेशा मुझे ही परेशान करता रहता है। अरीव ने रोहित की बात को नज़रअंदाज किया और नाश्ता करने लगा। दोनों भाई नाश्ता करके अपनी अपनी काली BMW कार में बैठकर निकल गए, एक ऑफिस की ओर, दूसरा एयरपोर्ट की ओर। घर में अब सिर्फ सांवी थी और बाकी स्टाफ, जो सुबह 8 बजे आ चुके थे। सांवी ने अपने जले हुए हाथ देखे और उसके दिल में एक टीस उठी। उसे अपने माँ बाप और भाई की याद आई। वह अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रखती थी। उसने सारे बर्तन धोए और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह बालकनी में झूले पर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और सफ़ेद गुलाबों की महक उसके मन को शांति दे रही थी, पर उसका दिल अभी भी दर्द, गम और बदले की आग से जल रहा था। उसने आंखें बंद की और अपने परिवार को याद किया। क्या सांवी की जिंदगी में ये दोनों भाई उसके पुराने रिश्तों की तरह एक नई शुरुआत लेकर आएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला अध्याय। अध्याय 6, खामोशी और एक नई परछाई। दोपहर का वक्त था। मैंशन की गलियों में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। अरीव और रोहित सुबह ही बाहर निकल गए थे किसी मीटिंग और पुराने दोस्तों को एयरपोर्ट से लाने। स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी में लगा हुआ था, लेकिन मैंशन का आकार इतना बड़ा था कि भीड़ होने पर भी अकेलापन महसूस होता था। किचन में काम करते हुए सांवी की नज़रें बार बार बाहर खींच रही थीं। बर्तन खनकते, भाप उठती, लेकिन उसका ध्यान जैसे कहीं और था। उसकी आंखों में अब भी रात का डर बैठा था, वही भयानक सपने, वही गोलियों की आवाज़ें, वही जलती हुई चीखें। उसने सिर झटक कर खुद को संभालने की कोशिश की। आज का दिन शांत रहना चाहिए, उसने खुद से बुदबुदाया। लेकिन तभी बालकनी की ओर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी भारी जानवर के कदमों से घास हिल रही हो। सांवी का दिल धक धक करने लगा। वह धीरे धीरे बाहर निकली और गार्डन की ओर बढ़ी। धूप हल्की पड़ चुकी थी, पेड़ों की छांव में एक ठंडी नमी थी। तभी उसकी नज़र पड़ी घास के बीच बैठा एक काला साया। वह पैंथर था, विशाल, चमचमाती काली खाल वाला। उसका नाम वही था जिसे रात में उसने दूसरों की बातों में सुना था। अब शांति से बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, मानो ध्यान में लीन हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी की परत साफ झलक रही थी। सांवी वहीं ठिठक गई। उसके मन में डर भी था, लेकिन उसी डर के पीछे एक अजीब सी खिंचाव भी। उसने एक पल को खुद को संभाला और दबे पांव उसकी ओर बढ़ी। उसका दुपट्टा हवा में हल्का सा लहराया। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सांवी की आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। अब ने अपनी काली पलकों को धीरे से उठाया। उसकी आंखें गहरी, ठंडी, लेकिन अजीब तरह से समझदार सीधे सांवी की आंखों में उतरी। सांवी को लगा जैसे वह उसके दिल का सारा दर्द पढ़ रहा हो।
उसने हिम्मत करके अपने दुपट्टे को सरकाया और अपने जले हुए हाथ आगे कर दिए। देखो, ये जल गए हैं। बहुत दर्द होता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना? अब धीरे धीरे उठा। उसकी विशाल देह घास पर लहराती सी चली आई। सांवी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो सुनाई देगा, लेकिन डर की जगह भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। अब्र ने उसके हाथों को सूंघा। सांवी की सांसें थम गईं। अगले ही पल अब्र ने धीरे से उसकी हथेली को अपनी जीभ से छुआ, जैसे उसके जख्मों को ढांप लेना चाहता हो। सांवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने भाई की याद आ गई, वो भाई जो हमेशा कहता था, जानवरों से दोस्ती करो, वो इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। सांवी घुटनों पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम्हें भी अकेलापन सताता है ना? मुझे भी, बहुत। अब्र ने उसकी आंखों में देखा और एक हल्की सी आवाज निकाली, न तो दहाड़ न गुर्राहट, बस एक उदास सी ध्वनि, जैसे सहमति में सिर हिला रहा हो। उस पल सांवी को लगा जैसे उसे एक खामोश साथी मिल गया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम का समय। शाम ढलते ही मैंशन की रौनक लौट आए। सामने से दो कारें आकर रुकीं। पहली कार से रोहित और अरीव उतरे, दूसरी से दो और चेहरे बाहर आए, रुद्राक्ष और उदय। रोहित जैसे ही रुद्राक्ष को देखकर दौड़ा, उसकी आवाज गूंज उठी। भाई! दोनों ने गले लगाया। अरीव हल्की मुस्कान के साथ बगल में खड़ा रहा। उदय ने आते ही रोहित को छेड़ दिया। अरे, तुम अभी भी इतने ही बच्चे हो क्या? जरा भी बड़े नहीं हुए। रोहित ने तुरंत मुंह फुला लिया। उदय, तुम अपनी बकवास बंद करो। सब हंस पड़े। तभी हेड सर्वेंट सुरेश आया और बोला, सर, आपके कमरे तैयार हैं। रुद्राक्ष ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद सुरेश। सुरेश झुककर चला गया। तभी अरीव कहता है, हमें अंदर चलना चाहिए भाई, चलिए वहीं बैठकर बात करते हैं। तभी रोहित कहता है, अतीव सही कह रहा है भाई, चलिए अंदर। उसी वक्त डाइनिंग हॉल से नाश्ते की ट्रे लेकर सांवी आई। सफ़ेद सलवार कुर्ते में, सिर झुकाए हुए। रुद्राक्ष की नज़र उस पर ठहर गई। अरे, ये कौन है? उसने रोहित से पूछा। यही तो हमारी नई कुक है सांवी, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। सांवी ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोली, नमस्ते। नमस्ते, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। उसकी आंखें सांवी के शांत चेहरे पर टिक गईं। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। रोहित ने हमें तुम्हारे खाने के बारे में रास्ते भर बहुत बताया है। हम भी तुम्हारे हाथ के खाने को जरूर खाना चाहेंगे। सांवी ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर नजरें झुका लीं। रुद्राक्ष ने सहजता से पूछा, कहाँ की रहने वाली हो? मुंबई ही में। ओह, और तुम्हारा परिवार? सवाल सुनते ही सांवी का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द तैर गया। उसने तुरंत मुंह फेर लिया और ट्रे लगाने लगी। रुद्राक्ष को अपनी भूल का एहसास हुआ। सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। सांवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टेबल पर खाना सजाने लगी। अरीव ने इशारे से रुद्राक्ष को शांत किया। वह जानता था कि सांवी की खामोशी के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है। वह उससे बात नहीं करता था, पर उसके पास इतना तजुर्बा था कि वह किसी को भी देखकर उसका अस्तित्व बता दे। इसी बीच रोहित फिर बीच में आ गया। संवी, मैंने सुबह में फ्रिज में एक चैट लगाया था खाने का, क्या वह सारे खान बने हैं आज? संवी कहती है, हाँ मैंने सारे खाने बनाए हैं सर। सांवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। टेबल पर हैं सर। रोहित उछल पड़ा। वाह, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने सोचा था तुम भी मेरे भाई की तरह बहुत गंभीर होगी। उसकी मासूमियत पर सांवी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसे अपने छोटे बहन की याद आ गई, जो हमेशा ऐसे ही उसे छेड़ती था। रुद्राक्ष ने गौर किया कि जहां उसके सवालों पर सांवी चुप्पी ओढ़ लेती थी, वहीं रोहित के सामने वह सहज हो जाती थी। रुद्राक्ष मन ही मन में सोचता है कि रोहित उसके साथ हमेशा से रह रहा है, इसीलिए वह उसके साथ सहज है। और यह बात सच भी थी। जब वह पहली बार यहाँ आई थी, वह किसी के साथ सहज नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब्र की मौजूदगी। जैसे ही सब लोग बातों में लगे थे, तभी बाहर से एक भारी सी आहट आए। गार्डन से सीधा डाइनिंग हॉल की खिड़की तक काली परछाई चली आई। सबके सिर मुड़े। वह अब्र था। वह शांत भाव से चलता हुआ सीधे सांवी के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी काली आंखें कमरे के हर व्यक्ति को देख रही थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ सांवी पर था। उदय ने उसे देखते ही डरकर कुर्सी पीछे खिसकाए। ये यहाँ क्यों है भाई? इसे तो अब तक ब्लैक मैंशन में चले जाना चाहिए था। और ये इस लड़की के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? उसने हंसते हुए जोड़ा, मुझे तो लग रहा है ये अभी हम सबको खा जाएगा। और ये लड़की कौन है जिसके पीछे ये ऐसे मंडरा रहा है? उदय डरते हुए संवी से कहता है देवी, इसे मेरे पास से हटाए। रोहित खिलखिलाकर हंसा। अरे उदय, डरपोक कहीं के, ये अरीव का पालतू ब्लैक पैंथर है। अब तेरे कहने से इसे कोई घर से बाहर थोड़ी ना निकाल देगा। ये भी हमारे फैमिली मेंबर के जैसा है। और देखो, इसे सांवी बहुत पसंद आ गई है। अरीव ने गहरी नज़र से अब्र को देखा। सचमुच, पैंथर का सारा ध्यान सांवी पर था, जैसे वह उसकी पहरेदारी कर रहा हो। सांवी थोड़ा घबराई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था।
उसने धीरे से अब्र के सिर पर हाथ रखा। अब्र, सब ठीक है, तुम जाओ। लेकिन अब्र वहीं बैठ गया। उसकी भारी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उदय अब भी कांपते हुए बोला, भाई मैं तो कह रहा हूँ इसे बांध दो कहीं, नहीं तो एक दिन किसी का हाथ पांव खा जाएगा। अरीव ने सख्ती से कहा, अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक वो चाहे। सांवी ने हल्की आवाज में जोड़ा, ये नुकसान नहीं करेगा। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। सबके चेहरे पर हैरानी थी। रुद्राक्ष ने ध्यान से सांवी और अब्र को देखा। उसकी आंखों में गहरी सोच उतर आई, मानो वह समझ रहा हो कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात की खामोशी। रात को सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सांवी के कमरे के बाहर अब्र का साया मंडराता रहा। सांवी बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथों की जलन फिर से यादों को कुरेने लगी। माँ की मुस्कान, भाई की शरारत, पापा का कहा, मेरी गुड़िया से कभी ये सब काम मत करवाना वरना उसके हाथ जल जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पापा देखिए, अब मेरे हाथ सचमुच जल चुके हैं, अब मुझे कोई अपनी बेटी नहीं कहेगा। तभी उसने दरवाजे के पास आहट सुनी। अब्र भीतर आ गया। उसकी काली आंखें सीधे सांवी की आंखों से मिलीं। सांवी पहले तो घबरा गई, लेकिन अब्र ने धीरे से उसके पास आकर उसके जले हुए हाथ को चाट लिया। आंसुओं से भीगी सांवी हौले से मुस्कुराए। तुम मेरे साथ हो ना? अब्र ने हल्की दहाड़ जैसी आवाज निकाली, मानो कह रहा हो हाँ। सांवी ने उसका सिर सहलाया और फूट फूट कर रो पड़ी। अब्र फर्श पर लेट गया। उसकी सांसें कमरे में गूंज रही थीं। आधी रात को जब भयानक सपनों ने सांवी को फिर झकझोरा, अब्र उठ गया। उसने अपने पंजे से उसके कंधे को हल्का सा छुआ, जैसे कह रहा हो डरो मत। सांवी कांपते हुए उसके पास सिमट गई। उसने अब्र की गर्म सांसों में खुद को छुपा लिया। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अनकहा रिश्ता। सुबह जब वह जागी तो अब्र कमरे में नहीं था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और थोड़ी दूर अब्र आराम से लेटा था। सांवी के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। मेरे घाव शायद कभी नहीं भरेंगे, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन क्या अब्र की ये दोस्ती सांवी की जिंदगी में नया मोड़ लाएगी? और क्या रुद्राक्ष व उदय के आने से अरीव और सांवी के बीच अनजाना रिश्ता बदल जाएगा?